गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। हमने पहले ही चैप्टर स्टार्ट किया था कि वर्क हमारे पास क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम कोई भी काम करते हैं ना, जैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई घर का हमने काम किया, कोई स्कूल का काम हमने किया, कोई टीचर्स आपको पढ़ा रहा है, वो सब किसके अंदर इंक्लूड होता है? वर्क के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन हमने कहा था कि इन द फिजिक्स के अंदर हम वर्क हम किसको बोलते हैं? ठीक है, तो वर्क क्या है हमारे पास? जब हम किसी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी क्या होती है? वहां से डिस्प्लेस हो जाती है और यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल है, यू डू वर्क व्हेन यू लिफ्ट ए बुक फ्रॉम द फ्लोर। जब हम ग्राउंड से क्या करते हैं? एक बुक को उठाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वहां पे काम किया। लेकिन यू डू नॉट वर्क व्हेन यू जस्ट होल्ड द बुक अबव द फ्लोर। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि उस बुक को हाथ में लेके खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने काम नहीं किया। तो जो वर्क है वो मेनली दो बातों पे डिपेंड करती है कि वर्क हमारा कब हुआ। एक तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तब वो वर्क हुआ। सेकंड, जब उस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। ठीक है, तो जो वर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? वर्क हमारे पास इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस इंटू में फोर्स इंटू में कॉस थीटा। और वर्क की जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है जूल। और जो 1 जूल है वो किसके इक्वल होगा? यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी? जो 1 जूल है वो इक्वल होगा न्यूटन मीटर के। देखो अब हमारे पास न्यूटन मीटर कैसे आया? जैसे कि आपको पता है वर्क किसके इक्वल है? फोर्स इंटू में डिस्टेंस। तो फोर्स को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं, और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरीके से जो 1 जूल हुआ वो किसके इक्वल हुआ? न्यूटन मीटर के इक्वल हुआ। क्लियर? और यहाँ पे जो हमने कोस थीटा ले रखा है, ये हमारे पास क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। यहाँ पे थीटा, कोस थीटा हमारे पास क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया 800 न्यूटन। क्लियर? एंड द ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर। ऑब्जेक्ट मूव कर गया 10 मीटर, तब वहां पे कितना वर्क हुआ? तो जैसे कि हमें पता है कि वर्क किसकी इक्वल है? फोर्स इंटू में डिस्टेंस इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क, फोर्स की हमने वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस की वैल्यू हमने पुट कर दी, और कॉस हमने यहाँ पे 0 क्यों लिया? क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो दोनों के बीच का जो एंगल आया वो कितना आया? 0 आ गया। तो इस वजह से अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमारे पास 800 इंटू में 10 किसके इक्वल हो गया? 8000 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? जूल के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास फोर्स वर्क होता है वो कितने टाइप का होता है और वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 0 की इक्वल आएगी। यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0। और कॉस थीटा अगर 0 हो गया तो हम कह सकते हैं एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू में एस इंटू में कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है तो 0 कॉस थीटा यानी cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि W इज इक्वल टू एफ एस आ गया हमारे पास। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क डन। अब हमारे पास जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। एंगल कितने का बनेगा? 180 का। क्लियर? तो ये जो cos 180 होता है वो -1 के इक्वल होता है। इस वजह से यहाँ पे जो वर्क डन होगा हमारा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। और लास्ट हमारे पास है, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजेंटल, तब जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और cos 90 0 के इक्वल होता है। तो W हमारे पास आ जाएगा 0 वर्क डन। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास वर्क डन होता है वो 3 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन और एक 0 वर्क डन। अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री। अगर नेगेटिव वर्क डन है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा 180, और अगर 0 वर्क डन है तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। क्लियर?
जैसे यहाँ पे देखो हमें दे रखा है कि जो वर्क डन है उसको हम कैसे कर रहे हैं ना। एक इसके अंदर जैसे वो एक गर्ल है जो क्या कर रही है, रोलर को आगे की तरफ रोल कर रही है। तो यहाँ पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी लग रही है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर क्या है, मोशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। यहाँ पे देखो, वेटर हु कैरी ए ट्रे फुल ऑफ मील बाय वन आर्म स्ट्रेट अक्रॉस द रूम एट द कॉन्स्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। सेम कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, जैसे एक टीचर है, अप्लाई ए फोर्स टू ए वॉल एंड बिकम एग्जीक्यूटिव। तो क्या यहाँ पे वर्क डन हुआ? यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि फोर्स तो हम बराबर लगा रहे हैं, लेकिन जो वॉल है, जो दीवार है, वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ। अब उसी तरीके से ए बुक फॉल ऑफ ए टेबल एंड फ्री फॉल टू द ग्राउंड। तो क्या यहाँ पे वर्क डन हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क डन हुआ क्योंकि पहले बुक को हमने टेबल पे रखा, फिर हमने वो बुक जो है वो ग्राउंड पे गई है ना, फ्री फॉल, तो वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से वर्क डन हुआ। ये पहले वाला ही हो गया। उसके बाद हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और कॉज चेंजेस। किसी भी बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, हम किसी भी बॉडी के अंदर जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस वजह से, एनर्जी की वजह से ही हम काम कर पाते हैं। ठीक है, तो वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मोशन। वर्क क्या है कि हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफर करते हैं तो उस बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है। जैसे हमारे पास कोई भी एक बुक पड़ी है टेबल के ऊपर और हम उस बुक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बुक क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। और वो किसकी वजह से जा रही है? क्योंकि हमने उस बुक के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया है ना। तो उसके अंदर क्या लगी, हमारी एनर्जी लगी। तो हमारी जो एनर्जी है वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो गई, बुक के ऊपर ट्रांसफर हो गई, तभी उस बुक ने क्या किया, मोशन किया। तो वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मोशन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर। एनर्जी लाइक वर्क, हम क्या करते हैं, जो अगर हम वर्क को फाइंड आउट करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी की फॉर्म में ही फाइंड आउट करेंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एनर्जी और वर्क है दोनों की यूनिटी क्या होती है, जूल होती है। क्लियर? तो एनर्जी की कुछ हमारे पास जैसे टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइप है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है ना, तो हम उसके अंदर फोर्स लगाते हैं, ऑब्वियस है। तो उस बॉडी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम हमारे पास मास, वी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। सेकेंड हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर उसकी शेप की वजह से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या फिर उसकी हाइट की वजह से, है ना, जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एम जी एच। एम फॉर मास, जी फॉर ग्रेविटी एंड एच फॉर हाइट। अभी हमारे पास क्या है, कुछ एनर्जी की फॉर्म्स हैं, है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर किसी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। थर्मल एनर्जी हम किसको बोलते हैं, यानी कि जब जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये आपस में क्या होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। यानी आपस में ये क्या करते रहते हैं, कन्वर्जन, एक दूसरे की फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी यानी कि मैग्नेट की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी, यानी हमारे पास क्या, एनर्जी स्टोर इन फूड एंड फ्यूल। इलास्टिक एनर्जी, एनर्जी स्टोर इन ऑब्जेक्ट दैट आर स्ट्रेच, यानी कि जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, है ना, जैसे कि कोई रबड़ हो गया, कोई भी इलास्टिक बॉडी होगी,
उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर इन द सेंटर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो इनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज अबव द अर्थ सरफेस। क्लियर। तो एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो the principle of conservation of energy state that energy cannot be created nor be destroyed but only change from one form to another form. तो चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऑटोमोबाइल एनर्जी चेंज केमिकल एनर्जी टू, देखो हमने कार के अंदर क्या किया, फ्यूल डाला, ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या था, एक तरह से वो केमिकल है, तब वो कार चलने लगी, तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, एक तो मैकेनिकल एनर्जी आ गई और दूसरी क्योंकि उसमें से कुछ हीट भी निकलती है तो हीट एनर्जी भी निकली। सेम उसी तरीके से जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो सन की एनर्जी आती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो वो रेडिएशन एनर्जी है यानी थर्मल एनर्जी है, और वो किसके अंदर चेंज हो गई, वो अब जो खाना बन गया है ना, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो किस में चेंज हो गया, केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया। सेम उसी तरीके से ए थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन चेंज न्यूक्लियर एनर्जी टू रेडिएट एंड हीट एनर्जी। जब थर्मल एनर्जी होती है तो उसमें से काफ़ी सारी रेडिएशंस निकलती है और हीट एनर्जी निकलती है, तो इस तरीके से थर्मल न्यूक्लियर एनर्जी रेडिएशन एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज होता है। सेम उसी तरीके से जब हम कोई मिक्सी चलाते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में और हीट एनर्जी में चेंज हो गया। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल है कि एनर्जी को हम क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर बल्ब जलाते हैं ना, बल्ब जो ग्लो करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो वो बल्ब ग्लो करता है, तो बल्ब से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, और क्या निकलता है, हीट निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। क्लियर। अब हमारे पास है पावर। पावर क्या होती है, देखो, पावर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी काम को हमने कितनी स्पीडली किया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर को जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन डिवाइड बाय में टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम और क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जैसे कि आपको पता है वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। क्लियर। तो जो पावर है, पावर की जो यूनिट है वो हमारे पास होती है वाट, तो 1 वाट किसके इक्वल होगा, 1 जूल